हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं केवी के प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है जिनका पीजीटी टीजीटी भी है और पीआरटी वालों के लिए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है जो कि मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पीजीटी हो चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो। ठीक है, तो ये पेपर आया था आपका 21 फरवरी को जो पेपर हुआ था पीआरटी वाला, तो उसका था। अब ये मत सोचना कि पीआरटी का है तो मैं क्यों पढूं, क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है, इसलिए इसमें से जो भी है वो अगली बार भी पूछ सकते हैं, या फिर आप एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या आया था, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी इन एजुकेशन? मतलब इस कह रहा है कि शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी की क्या भूमिका है। जो प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी है, तो प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी क्या है? प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या, मतलब जो सबसे पहला बच्चे को शिक्षा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो घर से मिलती है। तो घर से मिलती है, तो घर में बच्चा क्या सीखता है? घर में बच्चा है, घर के वैल्यूज़ को सीखता है, घर के बिलीव्स को सीखता है। ठीक है, तो वैल्यू मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना ही प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है क्या? फैमिली। ठीक है, सबसे पहला प्राथमिक होता है फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आईडी देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? मतलब निम्नांकित में से क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? तो देखिए, सबसे पहला जो पहले प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है। तो जो प्राइमरी होता है, जो प्राथमिक चीज़ें बच्चे सीखते हैं वो परिवार से सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 तो कट गया, फैमिली तो कट गया, प्राइमरी तो कट गया। अब बचा कि सेकेंडरी मतलब दूसरी चीज़ें, मतलब कि सबसे पहले व्यवहार, मोरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें बच्चे परिवार से सीखते हैं। उसके बाद परिवार के बाद आ जाता है स्कूल का नंबर, विद्यालय का नंबर आ जाता है। तो विद्यालय से बच्चे द्वितीय समाजीकरण सीखते हैं, मतलब कि सबसे पहले प्राइमरी हो गया, उसके बाद द्वितीय मतलब दूसरे नंबर पे आ जाता है स्कूल। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक, हाउ कैन यू ब्रिंग होम एंड स्कूल टुगेदर? आप कैसे गृह और विद्यालय को किस प्रकार एक साथ लेके आएंगे? कैसे? अब घर में कौन रहता है? घर में तो पेरेंट्स रहते हैं। स्कूल में कौन रहता है? स्कूल में टीचर्स रहते हैं। तो आप इन दोनों को कैसे एक साथ लेके आओगे? अरे, जब एक दूसरे के साथ बार बार मीटिंग्स करेंगे, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी, तभी एक साथ लेके आएंगे। तो अब इसका आंसर भी इसमें सेम यही हो गया। माता पिता से बार बार बैठकें करके हम गृह और विद्यालय को एक साथ ले आ सकेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 कह रहा है रोल ऑफ पीटीए। पीटीए क्या होता है? पीटीए होता है पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन। अब पीटीए में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, कम्युनिटी के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। कम्युनिटी में जो भी जैसे लोग हैं वो डोनेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, जो भी लगता है, चाहे गांव के प्रधान हो, चाहे चाहे इस तरह से डॉक्टर हों, ये लोग डोनेट भी करते हैं, और इस तरह से कम्युनिटी के लोग होते हैं। ठीक है, तो पीटीए में ये लोग आते हैं, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन में। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसका रोल क्या है स्कूल में? इसका रोल क्या है स्कूल में? तो विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में प्रबंधन से विमर्श करना। ये गलत है, ये खुद ही एक प्रबंधन है, मतलब खुद ही तरह का एक मैनेजमेंट टाइप का हो गया, लोगों का झुंड हो गया है कि नहीं। पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, उसके बाद कम्युनिटी के लोग हो गए, तो खुद ही एक प्रबंधन टाइप का हो गया। ठीक, अब इसमें सेकंड बात आ गई, स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना। ये बात सही है कि इसमें जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते हैं ताकि स्कूल का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो अब भाई गांव के प्रधान है, कुछ अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए, और डॉक्टर हैं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए, जो मतलब कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया जाता है। तो इस तरह से करके पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशंस की भूमिका होती है कि स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट छिपा हो। ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो। ठीक, इसमें कह रहे कि पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कम्युनिटी रिसोर्स? अब कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है? अब कम्युनिटी मतलब समुदाय में सामुदायिक संसाधन कौन कौन सा होता है? सिनेमा हॉल होगा, टेम्पल होगा, हॉर्स स्टबल होगा, या फायर स्टेशन होगा।
अब देखिए, कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आप समुदाय से क्या सीखते हैं। अब सिनेमा हॉल में जाकर के तो पिक्चर देखा जाता है ना, वहाँ पे कुछ सीखने की चीज़ तो है नहीं। अब यहाँ पे सारे ही बच्चों को हम टेम्पल ले जा कर के क्या सिखाएंगे। देखिए, कुछ बच्चे अलग अलग धर्म के होते हैं तो कुछ लोग नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे टेम्पल भी नहीं होगा ऑप्शन में। अब यहाँ पे तीसरा है हॉर्स स्टबल। अब ये बताइए, घोड़े के अस्तबल से हम क्या सिखाएंगे बच्चों को, कुछ सिखाएंगे? घोड़े के अस्तबल में क्या सिखाएंगे, कुछ नहीं सिखाएंगे। तो अब नेक्स्ट आ जाता है फायर स्टेशन, अग्निशामक केंद्र। अग्निशामक केंद्र, हाँ, फायर स्टेशन पे ले जाकर हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे आग बुझाया जाता है, किस प्रकार से कहीं आग लगी हो तो किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, किस तरह से आग बुझाना चाहिए, किस तरह से आग से बाहर निकल के आना चाहिए ना, किस तरह। तो इस तरह की चीज़ें हम अग्निशामक केंद्र से सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सिलेंडर भी होते हैं फायर वाले, वो स्कूलों में भी आते हैं सिखाने, किस तरह से अगर आग लगी हो तो किस तरह से सिलेंडर को ओपन करें, किस तरह से बुझाएं। तो ये एक कम्युनिटी का रिसोर्स हो गया, मतलब एक समुदाय का रिसोर्स हो गया जिससे बच्चे सीख सकते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 46, अकॉर्डिंग टू एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आ जाते हैं कि बाल वाटिका के अनुसार एज का क्या लिमिट है। तो बाल वाटिका 1 होता है, बाल वाटिका 2 होता है, बाल वाटिका 3 होता है। अब बाल वाटिका 1 हो गया नर्सरी, 2 हो गया लोअर केजी, 3 हो गया अपर केजी, ठीक है। तो लोअर केजी में जब 3 साल का बच्चा रहेगा तब उसको एडमिशन मिलेगा। 3 साल कंप्लीट हो, मतलब 3 साल कंप्लीट हो, चौथे में चला गया हो, ठीक है। अब जो है बाल वाटिका 2 में 4 तो कंप्लीट हो, मतलब 4 कंप्लीट हो, 5वें में घुस गया हो, ठीक। अब ये आ गया बाल वाटिका 3 की बारी, 5 कंप्लीट हो, 6वें में घुस गया हो, ठीक है। 5 कंप्लीट होना चाहिए, चाहे 5 कंप्लीट हुए एक ही दिन क्यों ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन 5 कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया बाल वाटिका का नियम। तो इसमें 3 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा प्राप्त मतलब शिक्षा दी जाती है बाल वाटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर डिस्क्राइब्ड एजुकेशन एज, मतलब कि स्पेंसर शिक्षा का प्रयोजन क्या मानते हैं, मतलब शिक्षा को किस रूप में देखते हैं। तो स्पेंसर शिक्षा को पूर्ण जीवन के रूप में देखते हैं, ठीक है, पूर्ण जीवन के रूप में देखते हैं। तो एजुकेशन फॉर कंप्लीट लिविंग के लिए देखते हैं, ठीक है, एजुकेशन फॉर कंप्लीट लिविंग, ये इनका कीवर्ड्स है, कंप्लीट लिविंग। अब जहाँ भी कंप्लीट लिविंग आए तो वो स्पेंसर मान लीजिएगा, ठीक है, कि स्पेंसर ने उसको कहा है। अब हिडन करिकुलम की बात आ जाती है, हिडन करिकुलम भी सिलेबस में है। तो हिडन करिकुलम का हिंदी में मतलब अप्रकट पाठ्यचर्या। अप्रकट पाठचर्या क्या है? तो अप्रकट पाठ्यचर्या है जो कि फोकस करता है इनफॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अब चलिए हिंदी पे आ जाते हैं थोड़ा। अप्रकट पाठचर्या वही है जो अनौपचारिक रूप से मूल्यों और मान्यताओं की प्राप्ति पर बल देता है, ठीक है। तो उसे हम हिडन करिकुलम देखते हैं। देखिए, हिडन करिकुलम का मतलब ये भी हो गया ना कि मतलब कि उसमें अनौपचारिक रूप से हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे उसमें घर परिवार भी हो गया, समाज भी हो गया, तो इस तरह की संस्थाएं आ गई, तो जो कि हिडन करिकुलम उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहे हैं, द बॉयज़ एंड द गर्ल एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल इन एडोलसेंट। सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में विद्यालय से बच्चे क्या चाहते हैं, तो विद्यालय से बच्चे चाहते हैं इमोशनल सपोर्ट, दैट इज संवेगात्मक सहयोग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें आता है मोरल डोमेन कैटेगरी। अब नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है, मतलब क्या चीज़ नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है। तो नैतिक शिक्षा क्या बताता है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। नैतिक शिक्षा सही और गलत में विभेद करना सिखाता है, ठीक है। को केवल दायित्व ही नहीं, अनुभूति ही नहीं, मान्यता प्रदान, ऐसा कुछ नहीं होता, सही और गलत में नैतिक शिक्षा, इसीलिए मोरल साइंस बच्चों को ज़रूरी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51 पे कि निम्नांकित में से क्या किशोरावस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण हैं।
तो क्या किशोरात्म मतलब कि किशोर क्यों सबसे ज़्यादा, कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि किशोर को बताते कि किशोरों में ये लक्षण होते हैं, ठीक है, एडोलसेंस में वो लक्षण होते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, माल एडजस्टमेंट, एग्रेशंस, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। तो सबसे ज़्यादा होता है ना कि किशोरों को अपने भविष्य की चिंता होती है कि वो क्या हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी है, क्या एग्जिस्टेंस क्या है। तो इसको लेकर के उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि इस बारे में इस बारे में उनको लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, ठीक है। तो अपनी अस्मिता तो हिंदी है, और आइडेंटिटी को लेकर के संघर्ष रहता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं आइडेंटिटी को लेकर के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं कि पेडागोजी क्या होता है। तो पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र क्या है? यह अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है जिसके मूल्यांकन और अनुदेश शामिल है, मतलब जिसमें मूल्यांकन और अनुदेश दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो ये क्या है पेडागोजी? जिसमें बच्चों का हम असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस उसमें कई सारे होते हैं। तो ये पेडागोजी है, यही एक शिक्षा शास्त्र है, ये एक टीचिंग का मेथोडोलॉजी है, मतलब कि किस तरह से आप टीच करते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस इन, मतलब कि जो कि मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में बच्चों को प्राइमरी तक, जैसे क्लास 5 तक, प्राइमरी तक अगर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने की जो आर्टिकल है वो कौन सी है, ठीक है। तो आर्टिकल 350 का ए, प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण करना का उल्लेख भारतीय के किस संविधान में है? तो 350 के ए में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसमें पूछ रहा है कि लर्निंग स्पेस इन स्कूल्स मीन्स स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्रेरित है, क्या है? स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो कैसा होना चाहिए? तो वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ये तो होना ही चाहिए, पर हमें क्या करना है ना, हमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देखना है कि सबसे अच्छा आंसर कौन मिलेगा, ठीक है। तो आईसीटी टूल्स भी होता है। कंफर्टेबल डेस्क, ठीक है, कंफर्टेबल डेस्क से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ आईसीटी टूल से ही काम नहीं चलेगा। तो वेल सेट क्लासरूम्स विथ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा माहौल मिले जिसमें बच्चे अपने आप को डरा हुआ महसूस ना करें, अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल में अधिगम अच्छे से होने के लिए। तो भय रहित माहौल में सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष। अब व्यवस्थित है तो उसमें सुव्यवस्थित है, उसमें कंफर्टेबल डेस्क भी आ जाएगा, आईसीटी टूल्स भी आ जाएगा, वेंटिलेटेड क्लासरूम्स भी आ जाएंगे, सारे सेकंड नंबर में समाहित हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो उसी का पेपर तो उठा के मैं समझा रही हूँ, तो पेपर देखना तो प्रीवियस ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अब इसमें आ रहा है कि मैचुरेशन विथ रेफरेंस टू चाइल्ड ग्रोथ इज, मतलब कि परिपक्वता से आप क्या समझते हो? बालक के विकास में जो कि परिपक्वता होता है वो क्या होता है? तो परिपक्वता ना हर चीज़ में देखेंगे हम, कि वो फिजिकल रूप से हुआ है कि नहीं परिपक्व, मेंटल रूप से हुआ है कि नहीं, इमोशनल रूप से हुआ है कि नहीं, सोशलॉजिकल रूप से हुआ है कि नहीं, तो सामाजिक रूप से हुआ है कि नहीं, इस तरह से चीज़ें हम देखेंगे। तो अब इसमें जो है मैचुरेशन का मतलब सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं होती, इंटरेस्ट ही नहीं, इमोशंस नहीं नहीं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एडॉप्टिक चेंजेस जो कि होते हैं बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और उसके कितना वो समाज से अनुकूलन करता है, किस तरह से वो अनुकूलन करता है, किस सामंजस्य बैठाता है, तो उसमें जो मैच्योरिटी आती है, मतलब उसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं, बालक के विकास के में मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 56, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एनहांस लर्निंग एमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों और विद्यार्थियों में किस प्रकार का संबंध हो जिससे कि इस क्लासरूम में बहुत अच्छा लर्निंग हो, बहुत अच्छा अधिगम हो, अधिगम बढ़े, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें,
तो देखिए, जब टीचर और बच्चे आपस में इमोशनली कनेक्ट होंगे, संवेगात्मक रूप से कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। अब ये बताइए, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर टीचर नहीं समझ रहा उसकी प्रॉब्लम, मतलब उसको उसको कुछ इमोशनली कुछ भी प्रॉब्लम है इस तरह से, मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम है जो भी, तो अगर टीचर उसके इमोशंस को ध्यान दे रहा है, मान लीजिए बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ या घर में इस तरह का माहौल नहीं था, तो फिर वो स्कूल में आया तो वो उसको संभालेगा कौन? उसको टीचर ही तो संभालेगा। तो उसी हिसाब उसी तरीके से छोटे बच्चों के साथ भी होता है, एडोलसेंट में भी होता है, हर एज में होता है। तो हर एज में इमोशनल रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई में। जो दीक्षा प्रोग्राम है, दीक्षा का जो ऐप आता है दीक्षा, आप दीक्षा का ऐप भी खोल करके देख सकते हैं। उसमें क्या दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, दीक्षा प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होता है। ये किसके बारे में है? तो ये एक रिसोर्स है। रिसोर्स किस चीज़ का है? इसमें बुक्स हैं, इसमें टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये एक रिसोर्स ही हुआ ना हमारे लिए, एक संसाधन ही तो हुआ, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, इसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि हाँ ऑनलाइन इसमें मैम लोग आती हैं, सर आते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है ये दिखाया है। और मतलब कि सिलेबस है, नोटबुक है, क्वेश्चंस आंसर है, तो ये एक तरह की क्या है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या रहा है? द अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग प्रोसेस इज एम्फेसाइज्ड एज। अब ये देखिए यहाँ पे एम्फेसाइज्ड इन NEP 2020। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इसमें। हाँ, कह रहे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें अधिगम प्रक्रिया में, मतलब लर्निंग के में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस चीज़ पर बल दिया गया है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट FLN पे दिया गया है। ठीक है, FLN पे दिया गया है। FLN का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। ठीक है, किस पे? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि एटलीस्ट बच्चों को लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और गिनती की संख्या का ज्ञान हो जाए, कम से कम इतना तो हो ही जाए। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अलग अलग जगह से मिलती है ना। तो एजुकेशन जो कि मिलती है गेन्ड थ्रू वेरियस सोर्सेस, इसका कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता। जैसे औपचारिक का एक पर्टिकुलर सोर्स होता है, हम जाते हैं स्कूल, वहाँ से औपचारिक रूप से सीखते हैं, कोचिंग सेंटर से औपचारिक रूप से सीखते हैं। बट जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से भी कई सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है। व्हाट इज़ फोनोलॉजी। अब देखिए, फोनोलॉजी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे का भाषा का विकास होता रहता है तो स्वरम विज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, फोनोलॉजी होता क्या है? फोनोलॉजी होता है क्रिएटिंग साउंड्स एट स्पीच, मतलब वाक ध्वनि उत्पन्न करना। अब ये कैसे? मान लीजिए लिखा है बैट, ठीक है, अब बच्चे को नहीं पता ये क्या है, BAT पढ़ेगा ठीक है, लेकिन अब फोनोलॉजी का आप यूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे B से ब होता है, AT से एट बनता है, एट बैट। फिर इस तरह से फोनोलॉजी, फिर आपका कैट, आप कितने तरह के वर्ड्स बना देंगे। मतलब आप अपने स्वरों का यूज़ करें, अपने मतलब साउंड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को स्पेलिंग में कुछ लिखना है कि बनाना लिखना है, ठीक है, BANANA, तो क्या वो बा ना, तो आप क्या फोनेटिक से बच्चों को कैच करवाएंगे। B से बा होता है बेटा, N से ना होता है, इस तरह से करके कैच कराएंगे। तो इसे बोलते हैं स्वरम विज्ञान, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी ये करके अपने बच्चे को इसी तरह से पढ़ाती हूँ, जिसकी वजह से उसकी रीडिंग, वो मात्र 4 साल की है और उसकी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, इंग्लिश का रीडिंग करती है सेंटेंसेस, और इस पे मैंने फोनेटिक्स पे वर्क ही किया है उसके ऊपर।
तो वो बहुत अच्छा रीडिंग कर लेती है इंग्लिश के सेंटेंसेस, और इवन हिंदी का भी वो अब कर लेती है। वाक ध्वनि उत्पन्न करना, तो कि हिंदी में तो ध्वनि का वो नहीं है, सबसे पहले आप हिंदी पढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी जब बच्चे जान जाएंगे तो उससे आप इंग्लिश पढ़ा देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए ये बात अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं। व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है। अनुभवात्मक अधिगम वही होता है कि जब बच्चों को मतलब कि खुद से अनुभव से खुद से सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं ना, खुद से सीखते हैं, तो हाथों हाथ सीखते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, हाथों हाथ किसी चीज़ को सीखते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को नाव बनाने के लिए आप बोलेंगे, और उसके बाद आप इधर बनाते रहेंगे, उसके बाद उधर बनाता रहेगा, तो वो अनुभव लेकर के बना रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। इन्हांस लर्निंग इन क्लासरूम, क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से क्लासरूम में जो अधिगम होता है उसकी अभिवृद्धि होती है, क्या ऐसी चीज़ होती है। तो ये बताइए, प्रश्न पूछने से क्या अधिगम अच्छा होता है, ऐसे थोड़ी होता है। व्याख्यान विधि, ये बताइए कि बच्चों को लेक्चर देते रहेंगे तो अच्छा है क्या, बच्चे लेक्चर चुपचाप सुनते रहें, क्या पता एक आध दो बच्चे सो भी जाएं उसी में ना, तो ये अच्छी विधि नहीं है। अब इसमें ब्लैक बोर्ड विधि, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन आजकल तो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया तो मतलब पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन क्या है ना कि ब्लैक बोर्ड थोड़ा वही चॉक एंड टॉक मेथड हो गया, तो वो थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाता है। लेकिन बच्चों को क्या इंटरेस्ट आता है, श्रव्य दृश्य उपकरण, मतलब कि ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो मतलब सुनने वाला, विजुअल मतलब देखने वाला, तो वीडियो वगैरह देख करके बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चे को सिखाया था 1 से लेकर 10 तक की स्पेलिंग लर्न करना। ठीक है, इसमें 63 है। एनवायरनमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ, तो एनवायरनमेंट किसका एलिमेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट किसका एलिमेंट है। माहौल, माहौल के मतलब माहौल निम्नलिखित में से किसका अवयव है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, रचनावाद का, कि यथार्थवाद का, कि संसक्तवाद का, कि व्यवहारवाद का। देखिए, माहौल जैसा मिलेगा लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे, ऐसा ही समझ लीजिए, जैसा माहौल मिलेगा लोग वैसा व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे ना वो गलत है, क्योंकि किसी का रहा होगा पहले का। अब क्वेश्चन नंबर 64 पे पहुंचते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ करिकुलम इन स्कूल, स्कूल में करिकुलम का क्या पर्पस है, मतलब स्कूलों में पाठचर्या क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों ज़रूरी है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, बिना गोल के, जब जिसके पास कोई गोल नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, बिना गोल के कोई चीज़ कैसे अचीव करी जा सकती है। जब एक गोल होगा, हम बच्चों को उस गोल की तरफ लेके जाएंगे, छोटे 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 गोल्स बना करके हम बच्चों को लर्निंग अचीव करवाएंगे, तभी तो अच्छी लर्निंग होगी, तभी तो अच्छा अधिगम होगा। तो करिकुलम का पर्पस क्या होता है बनाने का, करिकुलम क्यों बनाया जाता है। अगर हम करिकुलम नहीं बनाएंगे तो साल भर में करिकुलम में होता क्या है, करिकुलम में होता है कि साल भर में बच्चों को क्या पढ़ाना है, और कितना पढ़ाना है, कि कौन से गेम्स करवाने हैं, स्विमिंग करवाना है कि क्या करवाना है, मतलब हर एक चीज़ तरह की एक्टिविटीज़ करिकुलम में शामिल होती है, जिससे बच्चों का जैसे योगा भी है, मतलब सारी चीज़ें करिकुलम में होती हैं। अगर नहीं रहेंगी, स्किप करेंगे, तो फिर काफ़ी सारे गोल्स हम अचीव नहीं कर पाएंगे जो गोल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अधिगम लक्ष्यों का मानकीकरण। हम एक मान निर्धारित करते हैं कि हमें जो है ये पाना ही है, हमें बच्चे को योग सिखाना है, तो योग से उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, है ना, तो इस तरीके से की चीज़ें आएंगी। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं लर्निंग गोल्स को एक स्टैंडर्ड में लेते हैं। ठीक, कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, जिसको पसंद आ रही है क्लास वो लाइक भी कर दे, और उन लोगों के साथ भी शेयर कर दे जिनका मतलब जो केवी का एग्ज़ाम देंगे, और जो टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ना वो हर जगह आपको यूज़ हो गए, चाहे आप DSSB का पेपर दे रहे हो, चाहे केवी का दे रहे हो, चाहे NVS का दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे हो, क्योंकि पेडागोजी सेक्शन है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग का क्या मतलब होता है, मतलब अधिगम से आप क्या समझते हो, अधिगम से क्या समझते हो भाई। अधिगम
अधिगम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अचीव कर लें हाई एकेडमिक एक्सीलेंस, सिर्फ आप एक संस्थान में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर पा गए तो वही लर्निंग हुआ क्या? अब इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं क्वेश्चन पॉइंट ए को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे गेनिंग नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम होता है और सारी चीज़ें नहीं होती हैं अधिगम। अधिगम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बताइए क्वेश्चन अरे पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो इसका मतलब ये होता है परिस्थितियों का छल योजन। इसका मतलब ये होता है कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ दूँ, यही हम शिक्षा पाएँ कि जैसी भी परिस्थिति हम अपने हिसाब से मोड़ दें, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अब कैसे होता है फिर? होता ये है कि जो अधिगम का मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर हमारे बिहेवियर में क्या पॉजिटिव क्या सकारात्मक बदलाव आए हैं, ठीक है। तो अधिगम का मतलब होता है सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो अब जीवन के हर पहलू पे हर जगह सकारात्मक परिवर्तन लेके आता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कि अधिगम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। अब मुझको लगता है यहीं पे तक करूं और अगली, क्योंकि ना मुझे क्लासेस अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में और भी आगे करवाऊँगी। तो जिस क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।